नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा हूँ। मैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर में कैंसर विभाग का हेड हूँ और 30 साल से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स को देख रहा हूँ, उनका उपचार कर रहा हूँ। आज हम लोग जानेंगे इस टॉक की दूसरी कड़ी में कि कैंसर को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये हमने पहले टॉक में देखा कि अपन लोग एक कैंसर सुनामी के कगार पे हैं। कैंसर जीन्स से होता है और एनवायरनमेंट से होता है, वातावरण से होता है। जीन्स तो आप नहीं बदल सकते, एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। और कैंसर को प्रिवेंट करने वाला, कैंसर प्रिवेंटिंग, कैंसर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ये इस टॉक में हम देखेंगे। अभी कैंसर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। पहली चीज़ प्रिवेंशन। हमारे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप किसी बीमारी को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो बीमारी हो जाए फिर बीमारी को ठीक करो, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि वो बीमारी हो ही नहीं। दूसरी बात कैंसर में इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्ली डायग्नोसिस। ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं हमारे, जो पुरुषों को, महिलाओं को कराने चाहिए एक पर्टिकुलर एज के बाद, जिससे अगर आपके शरीर में कैंसर है तो वो प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोस किया जा सके और ट्रीट किया जा सके। स्टेज 1 कैंसर को अगर अपन डायग्नोस करते हैं तो उसके क्योर रेट्स जो हैं वो 90% से ज़्यादा होते हैं। मतलब 10 में से 9 रोगी उस बीमारी के पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और एक बार अगर कैंसर का निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो उसको मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये हम इस टॉक में और इस टॉक के बाद वाले टॉक में समझेंगे। ये कुछ कैंसर के रेड फ्लैग्स हैं, वार्निंग साइंस हैं। अगर आप में, आपके परिजनों में, आपके दोस्तों में, आपके सोसाइटी में अगर किसी को ये लक्षण हों तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। चेंज इन बोवल और ब्लैडर हैबिट, इसका मतलब ये है कि अगर आपके शौच में या पेशाब में कुछ चेंज होए, आपको जैसे 2 दिन में एक बार शौच जाने का आदत है, अगर वो 5 दिन में एक बार हो जाए या एक दिन में 5 बार हो जाए तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आपको चेकअप की ज़रूरत है। कोई भी छाला, कोई भी घाव जो लंबे टाइम तक भरे नहीं, हील नहीं होए, कोई भी अल्सर, चाहे मुंह के अंदर हो, चाहे स्किन में हो, चाहे स्तन पे हो, अगर ऐसा कोई छाला है जो भर नहीं रहा है 2-3-4 हफ्ते में, तो उसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। वो कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। किसी भी जगह से ब्लीडिंग होए या कोई डिस्चार्ज होए, नाक से ब्लीडिंग होए, माउथ से ब्लीडिंग होए, टट्टी के रास्ते से ब्लीडिंग होए, वेजाइना से ब्लीडिंग होए, ये सब प्रारंभिक कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होए तो जल्दी से डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, जल्दी से टेस्ट करानी चाहिए। किसी भी शरीर के हिस्से में कोई गांठ होए, कोई लंप होए, चाहे स्तन पे होए, चाहे स्किन पे होए, चाहे मुंह के अंदर होए, कहीं पे भी कोई गांठ महसूस होए तो उसका चेकअप ज़रूर होना चाहिए। वो कैंसर की गांठ हो सकती है। अगर आपको निगलने में दिक्कत है और लंबे टाइम से पहले रोटी खाने में दिक्कत होए, अटकता होए, उसके बाद पानी पीने में दिक्कत होए, तो वो खाने की नलकी के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है और आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। आपका कोई तिल है जो एकदम से बड़ा होने लगा या उसमें दर्द होने लगा, तो वो एक मैलिग्नेंट मेलानोमा करके कैंसर होता है, उसका प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उसकी भी जल्दी से जांच होनी चाहिए। अगर लंबे समय तक खांसी है जो साधारण ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, या आपकी बोली में कोई परिवर्तन आया है, और पर्टिकुलरली अगर आप जर्दे का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं, तो वो फेफड़े के कैंसर का या गले के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उसकी ज़रूर चेकअप होनी चाहिए। अगर कुछ भी ये आपके पास लक्षण हैं तो एक डॉक्टर से सलाह करनी ज़रूरी है। उम्मीद तो यही है, मतलब 70-80% चांस यही है कि आपको कैंसर नहीं निकलेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रारंभिक अवस्था का कैंसर हो और प्रारंभिक अवस्था में अगर बीमारी का निदान हो जाता है तो क्योर रेट्स 80% 90% होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक चेकअप ही तो होएगा, थोड़ा सा समय ही तो जाएगा आपका। तो अगर ये कुछ भी लक्षण है आप में, आपके परिजनों में, आपके दोस्तों में, तो एक डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं।
ये हम लोग चेकअप करते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनका मुंह का परीक्षण, ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सभी महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखना चाहिए। कुछ वैक्सीन्स हैं हमारे पास, वो अभी अपन बात करेंगे। और ऐसी कौन सी डाइट होनी चाहिए, ऐसे कौन सा खान पीन होना चाहिए आपका जिससे कैंसर में रुकाव किया जा सके, वो अपन आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये सब कैंसर बनाने वाली चीज़ें होती हैं, इनसे अपने को दूर रहना है। इसमें नंबर 1 जो है वो टोबैको है, जर्दा है, गुटखा है। और स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको, ये 80% जो फेफड़े के कैंसर होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और अगर अपन स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको दोनों को लें तो कम से कम 30 से 40% कैंसर जो हैं वो ये जो स्मोकिंग होती है, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये 40% करीब कैंसर मौतों के लिए जिम्मेवार होता है। अधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, इससे 6% आपका चांस कैंसर होने का बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजेंस, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो पहले अपन यूज़ करते थे जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजेंस होते थे, वो ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी का कैंसर और यूट्रस के कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है। रेडिएशन जो है वो नॉन कार्सिनोजन है। कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, जैसे एस्बेस्टस की जो माइनिंग है उससे एक फेफड़े का कैंसर होता है जिसको हम लोग मैलिग्नेंट मीजोथेलियोमा बोलते हैं। जो पेंट कुछ होते हैं, मेनली बेंजीन, उससे ब्लड कैंसर्स होते हैं। और यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, इससे बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं। और अब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे चेक्स जो हैं वो इन प्लेस हैं कि अगर आप इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उससे कैसे बचा जाए। सनलाइट, बहुत ज़्यादा सूरज का एक्सपोजर जो है वो भी स्किन का कैंसर बनाता है। पर जैसे अपन लोग इंडियंस हैं, अपन लोग हिंदुस्तानी हैं, अपनी स्किन थोड़ी सी डार्क है, तो ये प्रॉब्लम अपन के लिए कुछ कम है। विदेशों में गोरी चमड़ी वाले जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे नंबर 1 कैंसर जो है वो स्किन कैंसर है और सनलाइट से वो होता है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि लंबे समय तक सन एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए। आजकल ये माना जाता है कि 65 से 85% कैंसर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। जो आपकी जीवन शैली है, अगर वो आप सही रखेंगे तो 2/3 ऑफ द कैंसर्स, 10 में से 6 या 10 में से 7 कैंसर्स को आप होने से रोक सकते हैं। ये देखिए आप, डाइट का जो है रोल कैंसर में, वो पूरे कैंसर में 44%, महिलाओं के कैंसर्स में 67%। सिमिलरली टोबैको का रोल, रेडिएशन का रोल, ऑक्यूपेशन का रोल, अल्कोहल, हार्मोन्स का रोल, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन फैक्टर्स का कैंसर कॉजेशन में होता है। सो आपका खान पीन, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि कैंसर की रोकथाम संभव हो। मोटापा जो है वो घातक है। मोटापे से और बहुत सारी बीमारियां तो होती ही हैं, डायबिटीज़ भी होती है, हार्ट डिजीज़ भी होती है, लकवा भी होता है। बट अब हम लोगों को ये भी जानकारी है कि मोटापे से कैंसर भी होता है। स्तन का कैंसर, आंतों का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स हैं जो मोटापे से रिलेटेड हैं। ये हाई फैट डाइट में जो है ये कैंसर्स ज़्यादा होते हैं। हाई कैलोरिक डाइट में यूट्रस का, ब्रेस्ट का, सर्विक्स का, ओवरी का, गॉल ब्लैडर का कैंसर हाई कैलोरिक डाइट से भी होते हैं। तो ध्यान रखिए, अपना एक्सरसाइज रेगुलरली होनी चाहिए और आपका शरीर मोटा नहीं होना चाहिए, उससे आपको कैंसर में भी फ़ायदा होएगा। जितनी लाल सब्जियां, जितने लाल फल आप लेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। और ये माना गया है, एक स्टडी हुई है जर्मनी में, उन्होंने ये पाया गया, उस स्टडी में ये पाया गया कि जो पुरुष सप्ताह में 5 बार टमाटो का सेवन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 19% कम होता है। सो जितनी भी आपकी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, इसमें लाइकोपीन्स होते हैं और वो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं।
आपकी डाइट में खूब होना चाहिए। फॉर्चुनेटली जो हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल डाइट है उसमें खूब फाइबर होता है, और लो फाइबर जो डाइट होती है उससे आंतों का कैंसर, रेक्टम का कैंसर होने का चांस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। ये वाली चीज़ें जो हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको अपन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ना तो इनमें फाइबर होता है और इनमें खूब कैलोरीज होती हैं, खूब फैट होते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अपने शहरों के अलावा ये जो बर्गर पिज़्ज़ा है ये अब गाँव में भी जा रहे हैं। तो अपने को अपने बच्चों को, कॉलेज जाने वाले बच्चों को ये सीख देनी है कि ठीक है, एक सप्ताह में एक बार चलेगा, बट ज़्यादातर इससे दूर रहें। अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो है, दाल रोटी सब्जी, उससे आप अपने आप को कैंसर भी बचा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, मैं जैसे मेरी उम्र पे 60 साल पे या 50 साल पे अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं, अपनी डाइट चेंज करूं, तो शायद मेरे को उससे फ़ायदा नहीं होगा। पर अपने जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको अगर अपन लोग ये मैसेज दे पाएँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तो उनसे उनको 50-60% कैंसर में बचाव जो है वो संभव है। आप लोग जानते हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन हुआ, और अब जो है अपन इसको इस तरह से जा रहे हैं। तो मेरी आपको हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस तरह तक नहीं पहुँचे, यहाँ पे रहिए, फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मोटापा से दूर रहिए। धूम्रपान और कैंसर का संबंध बिल्कुल स्मोकिंग गन जैसा है। अभी साइंस को बिल्कुल 100% मालूम है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, इसमें जरा सा भी शक शुबा नहीं है। आप ये नहीं मानिएगा कि स्मोकिंग से या जर्दा खाने से या पान मसाला खाने से कैंसर नहीं होता। सो ये मानिए, आप ये देखिए, टोबैको किल्ड 100 मिलियन पीपल इन द 20th century, and it is the worldwide leading preventable cause of death, and it kills up to half of the people who use it. And without urgent action, 1 billion people will be dead in this century because of tobacco. So we must act now. अपन सबको मिलकर के इसको दूर करना है। हिंदुस्तान में क्या आंकड़े हैं अपने पास? 50% ऑफ पॉपुलेशन 15 साल के आसपास धूम्रपान या जर्दा खाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं, 6.5 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स पर ईयर बिकॉज ऑफ टोबैको यूज़। सब फॉर्म्स ऑफ टोबैको, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, सब के सब कैंसर बनाते हैं, सब के सब कैंसर से मौत को बुलावा देते हैं। कैंसर के अलावा बहुत सारे और दुष्प्रभाव हैं टोबैको के। हम यंग लोगों को इस स्लाइड से समझाते हैं कि इम्पोर्टेंस भी होती है टोबैको से, और ये माना जाता है कि शरीर के हर अंग में जो है ये टोबैको जो है, धूम्रपान जो है, जर्दा है, गुटखा है, ये नुकसान पहुंचाता है। ये इतने सारे कैंसर्स हैं जिससे जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टोबैको यूज़ से। और ये देखिए, ये मज़े की बात है, जहाँ पे ये बीड़ी सिगरेट बनती हैं, 555, डनहिल, ये सारे जो देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे टोबैको का यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वहाँ पे जो मौतें हो रही हैं टोबैको के कारण वो कम हो रही हैं। पर अपने देशों में ये वाला जो ग्राफ है, डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ पे ये सारे के सारा जो कचरा है, ये सारा का सारा जो जहर है, वो अपने देशों में भेज दिया जा रहा है, और अपने यहाँ पे कैंसर से होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। तो अपन को ये चीज़ समझनी है, अपन को जगना है, अपने को जागरूक होना है, और ये जो जहर है इसको बंद करना है। ग्लोबल टोबैको कंजम्पशन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें ये नीचे जा रहा है, नेगेटिव में है, और अपने देशों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में ये 70% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके सिगरेट जो अमेरिका, यूरोप में नहीं बिक रही, वो सारे के सारे अपने कंट्री में डंप की जा रही हैं। छोटे से छोटा पान वाला
अब 555 डनहिल जॉन प्लेयर स्पेशल के सिगरेट के पैकेट आपको दिखाता है, तो आपने को थोड़ा समझना है, अपने बच्चों को समझाना है, थोड़ी जागरूकता बढ़ानी है, इस जहर को अपने को नहीं अपनाना है। ये देखिए आप, जो पूरी दुनिया के 40% स्मोकर्स हैं वो सिर्फ 2 देशों में हैं, चाइना में और इंडिया में। और अपने को कम से कम अपने देश में जो ये ग्राफ है इसको नीचे लेके आना है, तभी अपने को कैंसर से निजात मिल सकती है। पैसिव स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पिता स्मोक करते हैं और उसका नुकसान बेटी को होता है। आप अपने बारे में नहीं सोच सकते तो अपने बच्चों के बारे में तो प्लीज़ सोचिए और इस जहर से दूर रहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कैंसर का, इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। इसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे में कोई रोग नहीं है, फिर भी मैं एक चेकअप के लिए जा रहा हूँ, जिससे अगर कैंसर है मेरे को तो वो प्रारंभिक अवस्था में पता लग पाए, पहली स्टेज में पता लग पाए, जिससे उसका पूरी तरह इलाज संभव हो। इसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। हमारे देश की हर महिला को ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आना चाहिए, करना चाहिए। पर्टिकुलरली हमारी गांव वाली महिलाओं को अगर कुछ गांठ स्तन में महसूस होए तो जल्दी से क्विकली चेकअप की ज़रूरत है। 40 साल के ऊपर की महिलाओं में हम लोग एक एक्सरे करते हैं स्तन का, उसको मैमोग्राम बोलते हैं, और इस टेस्ट से भी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में बहुत मदद मिलती है। पैप स्मीयर एक 10 मिनट का प्रोसीजर होता है जो एक गायनोकोलॉजिस्ट करता है लेडी के लिए, जिससे बच्चेदानी के मुंह से कुछ कण निकाल करके उसको स्लाइड पे फैला करके और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। और सर्वाइकल कैंसर का, जो सबसे प्रचलित कैंसर है अपने देश में, गाँव में और शहरों में सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है, उसका प्रारंभिक अवस्था में निदान हो सकता है। ओवेरियन कैंसर टॉप 10 कैंसर्स ऑफ द लेडीज़ में है, और पेल्विक एग्जामिनेशन और एक पेट के सोनोग्राफी से ये आसानी से पता लगा जा सकता है। एक नाक मुंह गले का टेस्ट जो कोई भी डॉक्टर कर सकता है। एक छाती का एक्सरे, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो जर्दा खाते हैं और जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये मुंह का कैंसर और छाती के कैंसर को क्विकली डायग्नोस करने में हेल्प होती है। आपके मल के द्वार से स्टूल में खून तो नहीं जा रहा है, इसका भी एक टेस्ट होता है, बड़ा साधारण टेस्ट होता है। आपको एक स्टूल का सैंपल देना होता है लैब में, उससे आंतों में कैंसर तो नहीं है उसका आइडिया लगता है। एक खून की जांच होती है जिसको हम लोग PSA टेस्ट बोलते हैं, इससे प्रोस्टेट का कैंसर जो है उसका संकेत मिलता है। तो ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके परिवार में अगर 40, 50, 60 साल के कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनका ये आपको ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। इन टेस्टों में पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस संभव है, और उस स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। 80-90% क्योर रेट्स हैं। ये एक आपको डिपिक्शन है कि मैमोग्राफी कैसे होती है। इस तरह से मशीन होती है और एक ये लेडी का स्तन का एक्सरे किया जाता है। उस एक्सरे को फिर एक्सपर्ट्स देखते हैं और उसमें पहली स्टेज में स्तन का कैंसर जो है वो पता लग जाता है, दिख जाता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैंने बताया, हर महिला को ये सीखना चाहिए। सब जगह इसके तरीका जो है वो अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, पैम्पलेट्स हैं जो हम बांटते हैं। हर महिला को ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर कोई गांठ स्तन में महसूस होए तो फटाफट डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए। हो सकता है कि कैंसर नहीं हो, बट ये भी हो सकता है कि प्रारंभिक अवस्था का कैंसर हो। उसको निदान करना ज़रूरी है, जिससे उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म किया जा सके। मुंह का परीक्षण, कोई भी डॉक्टर, गांव में बैठा हुआ डॉक्टर, बिना किसी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के ये परीक्षण कर सकता है। अगर आप लंबे टाइम से जर्दा खाते हैं तो और आपके मुंह में छाला है कोई, तो ये मुंह का परीक्षण अपने डॉक्टर साहब के पास जाके ज़रूर कराइए। प्रारंभिक अवस्था में अगर ओरल कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है उसको। कुछ वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 2 वायरसेस जो हैं वो
काफ़ी कैंसर्स बनाती हैं। एक हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपको मालूम है कि अवेलेबल है, अपने बच्चों को वो लगाया भी जा रहा है। दूसरा वैक्सीन ये एचपीवी वायरस वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कारण है, ये वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है और इसका भी वैक्सीन अब अवेलेबल है। अपना देश जो है उसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत ही प्रचलित कैंसर है और ये इस वायरस से होता है, ये पक्की तौर पे अपने को पता लग ही गया है अब। और ये 2 या 3 वैक्सीन्स अब अपने देश में भी अवेलेबल हैं, विदेश में भी अवेलेबल हैं। जो कम उम्र की लड़कियां हैं, मतलब मासिक धाम शुरू होने के पहले 6 साल 9 साल की जो बच्चियां हैं, उनमें ये वैक्सीन हम लोग एडवाइस करते हैं कि वैक्सीन लगवाइए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें ये वैक्सीन इंक्लूड की जाएं। हो सकता है कि हमको उसमें सफलता मिले, नहीं तो अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए और अपनी बच्ची को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। 3 खुराक लगती है इन बच्चियों की, दूसरी खुराक 2 महीने के बाद, तीसरी खुराक 6 महीने के बाद, और ये बहुत ही कारगर है, कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करने में 90% तक सक्सेसफुल है। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने देश में इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो इस प्रकार का कुछ है। 5% पेशेंट्स तो इस कैटेगरी के हैं जो गोल्फ खेलते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। अपने को इनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना ध्यान रखेंगे। दिल्ली बॉम्बे भी जा सकते हैं, इंग्लैंड अमेरिका भी जा सकते हैं। अपने को फोकस करना है अपनी इस पॉपुलेशन पे जो अपने देश में 50% से 60% तक है, जिनकी प्रायोरिटी जो है वो रोटी कपड़ा मकान है अभी, उनकी हेल्थ का अपने को और ध्यान रखना है और अपने देश में ऐसा ट्रीटमेंट उनको देना है जो उनकी बीमारी को डायग्नोज कर पाएँ और उनकी बीमारी को ठीक कर पाएँ। इतनी सारी जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी हैं, हमको ये जान के बहुत खुशी है कि इस सेगमेंट के पेशेंट्स को भी हम अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन बीमा योजनाओं के अंतर्गत। तो मेरी आपको ये भी गुजारिश है कि अगर आप किसी बीमा योजना में नहीं हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा सा धन दे करके उस बीमा योजना में आप अपने आप को एनरोल कराइए। खुदा न खास्ता अगर आपको बड़ी बीमारी होती है कोई, तो उसका पूरा कवरेज जो है वो सरकार आपको देगी और हम आपका पूरा अच्छी तरीके से जो स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट है वो हम आपको दे पाएंगे। एक बार कैंसर हो जाए तो फिर क्या होता है, मतलब सारे के सारे पेशेंट्स मर जाते हैं? नहीं, ये धारणा जो है ये मैं आज चेंज करना चाहता हूँ आप में। आज की तारीख में जो सबसे विकसित देश हैं उसमें 10 में से 5 पेशेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देते हैं, कैंसर को क्योर कर देते हैं 50% ऑफ द टाइम्स। हमारे देश में क्योंकि ज़्यादा बीमारी के साथ पेशेंट्स आते हैं, लेट स्टेज में आते हैं, 1/3 पेशेंट्स को हम लोग पूरी तरीके से क्योर कर देते हैं, 1/3 पेशेंट्स को हम लोग नॉर्मल बना देते हैं, दवाई चलती रहती है, इंजेक्शंस लगते रहते हैं और नियर नॉर्मल लाइफ जो है वो पेशेंट लीड करता है। जैसे आपको डायबिटीज़ होती है तो दवाई लेनी पड़ती है, काम चलता है, आपको अस्थमा होता है तो दवाई लेते हो, काम चलता है। तो कैंसर भी अब जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ जैसी बन गई है और दवाई लेते रहिए, काम करते रहिए। वो 1/3 पेशेंट्स में हम ये भी कर सकते हैं। एक तीसरा थर्ड पेशेंट्स है 20 to 30% पेशेंट्स, उनको या तो ऐसा कैंसर होता है जिनके लिए हमारे पास इलाज नहीं है या इतनी एडवांस स्टेज में वो आते हैं कि हम उनको क्योर नहीं कर सकते। तो अपनी चेष्टा ये रहनी चाहिए कि इस वाले ग्रुप के पेशेंट्स को इन दोनों ग्रुप्स में लाया जाए, इस वाले ग्रुप के पेशेंट्स को इस ग्रुप में लाया जाए, जिससे ज़्यादा पेशेंट्स को अपन लोग बीमारी को जड़ से ठीक कर पाएँ। 30 साल मेरे को हो गए कैंसर ट्रीटमेंट में, जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है वो बिल्कुल फिनोमिनल इम्प्रूवमेंट देखा है। इतना इम्प्रूवमेंट देखा है शायद ही किसी दूसरी फील्ड में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जो है इम्प्रूवमेंट, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम जो कैंसर पेशेंट्स को इन्फेक्शन होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अभी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे ब्लड बैंक्स और ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं, वो हमारे को ट्रीटमेंट में बहुत मदद करते हैं।
जब कैंसर का ट्रीटमेंट अपन देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं या रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग खूब होता था। अब जो है वो नौशिया वॉमिटिंग को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। पेशेंट्स के ब्लड में खून की गिनती कम हो जाती थी, हीमोग्लोबिन कम हो जाता था, तो अपने पास अब दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं जिससे खून की गिनती हम कम नहीं होने देते और हीमोग्लोबिन भी कम नहीं होने देते। अपने पास ऐसी दवाइयाँ हैं अब कि जिससे पेशेंट के बाल भी नहीं जाते हैं, पेशेंट के हार्ट पे और किडनी पे भी बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं। पेन का मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा एडवांस हो गया है। अब हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मतलब लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट भी जो है उसका पेन हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आपका सपोर्ट, परिजनों का सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है और इसमें भी हमारी जानकारी और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बड़ी है और इसमें भी मेजर एडवांसेस हुए हैं। देखिए ये जेंटलमैन, इनका नाम है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वर्ल्ड के टॉप साइकिलिस्ट हैं। ये टूर डी फ्रांस एक सबसे भयंकर साइकिल रेस होती है। इन्होंने इस रेस को 7 बार जीता है और इनको 1960s में टेस्टिस का कैंसर हुआ था जो इनके लंग्स में फैल गया था और ब्रेन में फैल गया था और उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये उस बीमारी से जीते, उस पर विजय प्राप्त करी और उसके बाद ये वर्ल्ड के टॉप एथलीट बन गए। सो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जो संदेश देना चाहता हूँ, आज की तारीख में कैंसर जो है एक क्योरेबल बीमारी है। अपने को कोशिश ये करनी है कि प्रारंभिक अवस्था में उसको डायग्नोज करें और अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर पे उसका ट्रीटमेंट कराएं। ये हमारी कैंसर की ट्रीटमेंट टीम होती है। सबसे पहले पैथोलॉजिस्ट बीमारी को डायग्नोज करता है, फिर ऑपरेशन वाले डॉक्टर साहब, रेडिएशन वाले डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर साहब मिल करके उस पेशेंट को एसेस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और जो ट्रीटमेंट है वो ब्लड बैंक से सपोर्टेड होता है, साइकोलॉजिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट से, सोशल वर्कर से और परिवार वाले मेंबर्स से और फैमिली फिजिशियन से सपोर्टेड होता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है वो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की होती है और उनका सपोर्ट जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी कैंसर का निदान के बाद क्या करते हैं हम लोग, बीमारी को स्टेज करते हैं। पहली स्टेज पे है या दूसरी तीसरी स्टेज पे है या चौथी स्टेज पे है। पहली स्टेज पे अर्ली कैंसर माना जाता है। जिस अंग से बीमारी शुरू होती है उसी अंग में ही रहती है और इसका ट्रीटमेंट या तो सर्जरी से या रेडिएशन से किया जाता है। स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर्स को भी क्योरेबल कैंसर्स माना जाता है। इनको मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जाता है। ऑपरेशन भी होता है, सेक भी होता है, कीमोथेरेपी भी होती है। सब मिलकर ये स्टेज 2, स्टेज 3 केसेस को हम लोग ट्रीट करते हैं और 50%, 60%, 70% इन पेशेंट्स को भी क्योर किया जा सकता है। स्टेज 4 कैंसर होता है जो एडवांस्ड कैंसर होता है। जिस अंग से बीमारी शुरू हुई वहाँ से खून के रास्ते से दूसरे अंगों में फैल गई, वो वाली स्टेज 4 होती है। इसमें हमारा लक्ष्य जो है वो बीमारी को कंट्रोल करने का होता है और आज की बढ़िया दवाइयों से, आज की बढ़िया रेडिएशन टेक्निक से स्टेज 4 कैंसर्स को भी हम लोग कई सालों तक कंट्रोल कर पाते हैं। तो अपने जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं वो पहले अपन डिसाइड करते हैं कि क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट होएगा या पैलिएटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट होएगा। लोकल कंट्रोल जो बीमारी का है वो सर्जरी से और रेडिएशन से होता है और सिस्टमिक कंट्रोल बीमारी का कीमोथेरेपी से होता है। ज़्यादातर लोगों का कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। इनमें हम लोग सर्जरी भी यूज़ करते हैं, रेडिएशन भी यूज़ करते हैं और कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ जो हम लोग स्टेजिंग करते हैं, ट्यूमर की स्टेजिंग, नोड्स की स्टेजिंग और मेटास्टेसिस की स्टेजिंग। और एक बार बीमारी की स्टेज होती है फिर हम लोग, अपना लक्ष्य होता है बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, बीमारी को क्योर करना। अपन ऑपरेशन के रास्ते भी जा सकते हैं, रेडिएशन के रास्ते भी जा सकते हैं, कीमोथेरेपी के रास्ते भी जा सकते हैं और ये रास्ते सब आपस में कनेक्टेड हैं, मिलते जुलते हैं। ज़्यादातर हम लोग सब मोडालिटीज़ पेशेंट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने देश की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स, आर्टिलरी, नेवी सब की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से
कैंसर पे विजय के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सबकी ज़रूरत होती है और हम मिल के दुश्मन को अटैक करते हैं। ये अभी जो पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में चेंज हुआ है, पहले हम लोग जो है रेडिकल सर्जरी करते थे, मतलब बड़ा ऑपरेशन करते थे। अब हम लोग कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं। किसी पेशेंट के अगर गले में कैंसर होता था, थ्रोट बॉक्स में कैंसर होता था, तो पहले उसको निकाल देते थे हम लोग। अब थ्रोट बॉक्स को निकालते नहीं हैं, ऑर्गन प्रिजर्वेशन की तरफ जोर करते हैं। सिमिलरली हाई डोज ट्रीटमेंट, अपन हाई डोज कीमोथेरेपी पहले देते थे, अब अपन टारगेटेड कीमोथेरेपी देते हैं। इसके बारे में अपन अगले टॉक में और बातें करेंगे। रेडियोथेरेपी पहले वाइड फील्ड होती थी, मतलब कैंसर के अलावा आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को भी अपन रेडिएशन देते थे। साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती थी। अब आज की तारीख में अपन कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी देते हैं, सिर्फ उस ट्यूमर को देते हैं, गामा नाइफ से देते हैं, जिससे सिर्फ उस ट्यूमर को अपन डिस्ट्रॉय कर पाएँ, आसपास के स्ट्रक्चर्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये अपने सेकंड टॉक आज अभी कंक्लूड किया। तीसरे टॉक में अपन ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कीमोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात करेंगे, इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। ये टॉक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुजारिश है आपको कि तीसरा टॉक ज़रूर सुनिएगा, जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको और दूंगा। नमस्ते।